हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आप सभी कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? ठीक ठाक है? उम्मीद करते होंगे आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल ही रही होगी, क्योंकि अब तो परीक्षा में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है कि नहीं बेटा? है ना? सही बात है। परीक्षा तो अब नज़दीक आ ही गई है, पढ़ाई आप सभी को करना ही करना है, बिल्कुल करनी है कि नहीं? करना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा देना है, अच्छे नंबर लाने हैं। जब आपने टारगेट रखा हुआ है कि नहीं मुझे 90 से अधिक लाना है, तो 90 से जब अधिक लाना है तो पढ़ाई तो करनी ही होगी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते होंगे कि आप सभी अच्छे भी होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज वैसे हम लोग को देखना क्या है? देखना ये है कि मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो भी है चीज़ें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है? देखिए, जैसे ही आप पेपर में बैठते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है, क्या ऑब्जेक्टिव कैसे करें, है ना? ऑब्जेक्टिव आता है, कम से कम 5-10 आ जाते हैं। तो बताइए, 5-10 के लिए आपको थोड़ी एफर्ट लगानी ही पड़ेगी। तो एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल अल्फ़ा इंस्टीट्यूट से जुड़िए। क्या करिए? अल्फ़ा इंस्टीट्यूट से जुड़िए और वहाँ से अपनी तैयारी कर लीजिए। और आपकी तैयारी ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ तो केवल केमिस्ट्री ही पढ़ा रही हूँ, तो आपका केवल केमिस्ट्री की ही तैयारी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को अल्फा इंस्टीट्यूट से जुड़ के इतने ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, इतने ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकोगे कि 2 महीने में मैंने इतना अच्छा तैयारी कर लिया। तो हम यही कहेंगे आप सभी से कि अल्फा इंस्टीट्यूट से जुड़िए, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। अगर आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं बच्चा, तो आज से अब से ही लग जाइए अपनी पढ़ाई में। ठीक है, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करिए, क्योंकि देखिए हर जगह एग्ज़ाम और पढ़ाई जो भी चीज़ें हर एक क्षेत्र में लगी हुई है, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो कहीं का नहीं है। तो क्या करना है आपको? शुरू से ही अपना बेसिक क्या करना है? मजबूत करना है। बेसिक मजबूत करने का मतलब यही है कि आपको जब भी कभी भी आगे अपना रिजल्ट दिखाना हो, तो आप अच्छे नंबर लाए होंगे तभी दिखाने में थोड़ी सी उत्सुकता होती है कि कोई मेरा नंबर पूछे तो मैं बताऊं कि मैंने हाई स्कूल में इतना नंबर अचीव किया हूँ, ठीक है, पाया हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। तो आप लोग अगर नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, तो पढ़ना आज से ही शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए अब तैयारी में अब बिल्कुल भी कदराही करेंगे, मतलब बिल्कुल भी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो आपका समय बीतता जा रहा है। जैसे जैसे आपका समय बीतेगा तो समय बीत जाएगा, आपके पास टाइम नहीं होगी, और परीक्षा जितना ही नज़दीक आएगा, क्या परीक्षा जितना ही नज़दीक आएगा उतनी ही टेंशन आपकी बढ़ती जाएगी। तो उस टेंशन को कम करिए, बढ़ाइए नहीं। ठीक है, क्या करिए? उस टेंशन को कम करिए, आप लोग बढ़ाइए नहीं। आप लोग क्या करिए, यहाँ से जुड़ के अपना तैयारी क्या करिए, बहुत ही अच्छा करिए। देखिए बेटा, करना क्या है आप सभी को कि जैसे ही प्रश्न ये सब हैं, क्या आल जो इम्पोर्टेंट है, क्या इस केमिस्ट्री से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट बने हुए बहुविकल्पी हैं, वो सब मैं यहाँ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ही। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे कि जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, और तुरंत जैसे ही मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लाऊं, आप सभी जल्दी से जवाब देंगे, है कि नहीं? जवाब देंगे ना? बिल्कुल जवाब देंगे। नहीं तो मैं बताऊंगी, ठीक है, क्या मैं बताऊंगी, जहां नहीं समझ में आएगा आप तुरंत ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चले फिर आगे। हाँ, जितने बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जितने बच्चे अभी नहीं आए हैं, प्लीज़ आप क्या करिए, लिंक को शेयर कर दिए ताकि ये हर एक बच्चे को मिल जाए और वो अपनी तैयारी अच्छा कर सके। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पूरे हर एक विषय की तैयारी कराई जा रही है। जितने भी आपके विषय हैं हाई स्कूल के, हर एक विषय की तैयारी कराई जा रही है। तो आप तो अपना भी बेहतर करिए, प्लस अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि दोस्त भी आपके क्या हों, आगे बढ़े, आगे बढ़ें और अच्छे नंबर लाएं, है कि नहीं? सबको लाने हैं नंबर, सबकी उम्मीद है, लेकिन सब लोग यही परेशान रहते हैं कि कैसे हम अपनी पढ़ाई को शुरू करें, कैसे अपनी तैयारी करें, कैसे हम हर एक विषय को अच्छे से पढ़ें। तो उसके लिए आप यहाँ से जुड़िए और यहाँ आपको डेली रोज का रोज आपको नया कंटेंट मिलेगा और उससे आप तैयारी कर सकते हैं। केवल 2 महीने में भी अपनी तैयारी को आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें हम प्रश्न सभी क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमें एक चैप्टर से तो देखना नहीं है, एक चैप्टर से तो हमें देखना नहीं है, हमें हर एक चैप्टर से क्या, हर एक चैप्टर से कुछ प्रश्न जो आए हुए हैं इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से देख लेना है। ठीक है, तो फिर बेटा देखिए,
जैसे कि आप लोग कहते हैं कि ये है वो है, किस बोर्ड के लिए काम आएगा मैम, जैसे ही वीडियो देखेंगे तो पता करेंगे कि ये किसके लिए होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप सभी के लिए है। क्या ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी, ये हर एक बोर्ड के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल यूपी बोर्ड के हैं या फिर बिहार बोर्ड के हैं तो आपके लिए ही काम आएगा, ये सबके लिए काम आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी देखिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्या पूछा गया है कि H2S विलयन का पीएच मान है। क्या H2S विलयन का पीएच मान है 0, 7, 7 से कम या फिर 7 से अधिक। देखिए ये चीज़ें जो पूछी गई है वो आप बता सकते हैं क्या, आप सभी बता सकते हैं क्या ये किस चैप्टर से है। ये आपका अम्ल क्षार एवं लवण से है। क्या अम्ल क्षार एवं लवण जो आपका टॉपिक बना हुआ है उसके अंतर्गत ये है। ठीक है, तो अम्ल क्षार लवण के अंतर्गत आपसे पूछा गया है यही कि कौन जो है क्या H2S विलयन का पीएच मान है। देखिए एक प्रकार का आपका पीएच स्केल होता है, कैसा, ऐसा एक स्केल होता है, जैसे आप लेते हैं सीधी लाइनिंग खींचने वाली स्केल, वही स्केल की बात कर रही हूँ, लेकिन वो स्केल पे आपको नंबर देते हैं लाइनिंग खींचने के लिए और ये स्केल आपको पीएच मान बताता है। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट अगर आपका 7 होता है, कितना, अगर एकदम प्रॉपर 7 होता है तो यहाँ पे ये आपका क्या होता है, उदासीन होता है। उसके बाद अगर इधर 7 से जैसे ही अधिक जाएंगे, क्या 7 से जैसे ही अधिक जाएंगे तो ये आपका क्षारीय होगा, क्या होगा, क्षारीय होगा। और क्या होगा, ये आपका अम्लीय होगा, कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि पीएच स्केल की बात कही जा रही है। तो पीएच स्केल के अंतर्गत हम देखेंगे बेटा कि कैसे किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये देखिए अगर 7 होता है तो आपका उदासीन होता है। अगर जैसे ही 7 से कम वैल्यू होगी, जैसे कहा जाए कि 6.9 भी दिया होगा तो वो आपका कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर यहाँ 7.1 भी अगर हो गया ना तो वो भी क्या होगा, आपका क्षारीय होगा। ठीक है, एकदम प्रॉपर जब आपका एकदम 7 होगा तभी आपका उदासीन होगा। तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया है क्या कि H2S विलयन का पीएच मान है। सबसे पहले तो ये बताइए बेटा कि H2S कैसा होता है, H2S अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तभी तो आप बता पाएंगे कि ये जो H2S दिया हुआ है तो अम्लीय की कैटेगरी में है या फिर क्षारीय की कैटेगरी में है या फिर उदासीन है। तो H2S जो होता है, क्या H2S जो होता है वो आपका क्या होता है, तो अम्लीय होता है। कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। जो H2S होता है वो आपका कैसा होता है, अम्लीय होता है। जब ये आपका अम्लीय होता है तो आप देख पा रहे होंगे कि 7 पे आपका कैसा, उदासीन, और 7 से कम लिया जा रहा है, क्या 7 से कम लिया जा रहा है तो वो आपका क्या हो रहा है, अम्लीय हो रहा है। तो क्या पता चला आपको कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसके लिए सही आंसर जो होगा वो क्या होगा कि ऑप्शन सी, 7 से कम। देखिए H2S जो होता है एक प्रकार का आपका अम्लीय होता है, अम्लीय विलयन होता है। तो जब हम जानते हैं कि अम्लीय विलयन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो 7 से कम क्या जो होता है वही अम्लीय पीएच स्केल माना जाता है। ठीक है, चलें फिर आगे। आप लोग को जहां ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है बेटा, आपको पूछना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी ये परीक्षा की बात है। दूसरा देखिए, दूसरा स्क्रीन में प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। क्या निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, क्या NaCl या फिर सोडियम बाईसल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट या फिर पोटेशियम साइनाइड। बताइए, सोडियम क्लोराइड या फिर Na मतलब कि क्या, सोडियम बाईसल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट या फिर पोटेशियम साइनाइड। बेटा मैं आप लोग को 30 सेकेंड का समय दे रही हूँ, आप सभी लोग जल्दी से क्या करिए, इसका आंसर दीजिए। नहीं भी होगा तो मैं 30 सेकेंड बाद तुरंत आप सभी को बताऊंगी कि इसके लिए सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आप सभी को अगर पता है तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें है कि आप अंत समय तक बने रहिएगा, तो नहीं भी पता होगा तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। देखिए वहाँ अगर आप एक एक चैप्टर तैयार करेंगे, यहाँ मैं आप लोगों के लिए पाँचों पूरा जितना केमिस्ट्री का चैप्टर है उस सभी चैप्टरों से मैं प्रश्न बना के लाई हूँ।
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे फालतू है, वो फालतू नहीं बल्कि हर बार पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये आपसे जो पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, वो आपका क्या है, ये आपका साधारण नमक है, ठीक है। ये भी आपका जो लवण बना है वो साधारण ही है, ये भी आपका नहीं है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो इसके लिए जो आपका अम्लीय लवण होगा वो क्या होगा, तो सोडियम बाईसल्फेट। क्या होगा, तो सोडियम बाईसल्फेट। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। उसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका नाम है क्या, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। और ये है आपका क्या, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट, ठीक है। ये क्या है आपका, तो सोडियम बाईसल्फेट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चला होगा। वैसे आपको पता ही होगा कि अम्लीय का क्या कैटेगरी होता है, अगर नहीं पता है तो देखिए आपसे पूछा गया है अम्लीय की बात। तो अम्लीय जो होता है ना, वो अपने विलयन में क्या, जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। क्या देता है, H प्लस आयन देता है। देख लीजिए यहाँ कोई हाइड्रोजन उपस्थित है, नहीं उपस्थित है। यहाँ भी कोई हाइड्रोजन उपस्थित है, नहीं उपस्थित है। यहाँ भी कोई हाइड्रोजन उपस्थित है, नहीं उपस्थित है भाई। तो तीनों में से कोई नहीं होगा। किसके पास हाइड्रोजन उपस्थित है, तो बी ऑप्शन के पास उपस्थित है। तो वहाँ से जो भी अम्लीय होगा वो क्या करेगा आपका, तो H प्लस आयन देने के जलीय विलयन में क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, इसके लिए जो नेक्स्ट होगा बेटा, तो आंसर क्या होगा, वो क्या होगा, तो आपका अम्लीय होगा, ठीक है। अम्लीय कौन होगा, तो आपका वो होगा सोडियम बाईसल्फेट, ठीक है। चलें फिर आगे देखिए, धावन सोडे का रासायनिक नाम है। क्या पूछा गया आपसे कि धावन सोडे का रासायनिक नाम है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें ये पूछा जा रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। धावन सोडा जो होता है उसका आपका रासायनिक नाम क्या है, तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। यही आपका क्या होता है, तो धावन सोडा होता है। सोडियम क्लोराइड का तो फॉर्मूला पता होगा NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट का Na2S4, उसके बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, ठीक है। क्या होता है, तो NaOH होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कही जा रही है क्या कि सोडियम क्या होगा, इसका सोडियम कार्बोनेट जो होगा वो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसके लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। कौन होगा, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। धावन सोडा का जो नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, कौन, सिलिका, कॉपर, जिंक या कार्बन। बताइए आप सभी इसके लिए सही आंसर क्या होगा, बताइए आप सभी इसके लिए सही आंसर क्या होगा। मैं 30 सेकेंड आपका वेट करूंगी, 30 सेकेंड बाद मैं खुद ही जवाब दे दूंगी। बताइए, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए आंसर। हाँ, जिंक सही है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो जिंक होगा। जिंक जो होता है वो आपका हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बनाता है। किसके साथ, तो ठंडे तनु अम्ल के साथ, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में
से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ये ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका धातु अम्ल में से क्या करता है कि हाइड्रोजन विस्थापित करता है। तो कौन आपका हाइड्रोजन विस्थापित करता है? तो ये आपका जो कॉपर होता है, क्या होता है बेटा? तो कॉपर जो होता है यही आपका क्या करता है कि हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। क्या करता है? तो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा। कौन आंसर सही होगा? तो आंसर सी होगा। आगे देखिए क्या पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। क्या चीज? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए लेड के लिए आपका Pb होता है, नाइट्रेट के लिए NO3 होता है। लेकिन देखिए इतना तो होने के बाद Pb आपका जो लेड होता है उसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। जब यहाँ +2 है, इसमें -1 है, तो यहाँ बताइए दोनों बैलेंस हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। जब यहाँ 2 प्लस है तो इसके साथ जोड़ने के लिए 2 माइनस की भी ज़रूरत होगी। क्या होगी? तो 2 माइनस की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इसमें भी Pb है, इसमें भी Pb है, इसमें भी Pb है, लेकिन नाइट्रेट की बात कहा है तो ये नहीं होगा। क्या नाइट्रेट के लिए कहा है तो नाइट्रेट में ये नहीं होगा आपका। ये NO2 दिया है, ये भी नहीं होगा। ये कुछ संभावना बन रही है, लेकिन उसमें जो आपका मैंने बताया है कि जो आपका जोड़ने की संख्या होती है, Pb आपका +2 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है और ये NO3 आपका -1 है। लेकिन जब यहाँ -1 और +2 ऐसा तो काम चलेगा नहीं। जब भी लोगों को जुड़ना होता है तो दोनों लोग अगर बराबर लेवल के रहते हैं तो जुड़ते हैं तो क्या होता है? कंफर्ट होता है ना। उसी प्रकार से ये चीज़ें हैं वो भी क्या होगा? तो PbNO3 का होल ट्वाइस। बेटा क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन बी होगा। लेड नाइट्रेट का आपका फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। चलिए फिर आगे देखिए ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है? लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का। देखिए इसका जो होता है, ठीक है, ये आपका पहले ही नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका पोटेशियम है, ये भी आपका क्या होगा? पहले नंबर पे ही आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो सोडियम है वो भी आपका पहले नंबर पे ही आएगा। तो पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है कि इधर जाते हैं तो साइज क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? तो बढ़ती है। और उसके बाद इधर जाने पे क्या होती है? तो घटती है। देखिए यहाँ जो लिखा गया है क्या? हलीना का रब से फरियाद होता है ना। तो देखिए इधर की तरफ जब आप जा रहे हैं तो क्या हो रही है? आपकी साइज बढ़ रही है। क्या हो रही है? कि साइज बढ़ रही है। तो बताइए आप सभी बताइए क्या होगा? देखिए हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, इसको हटा दीजिए। लिथियम है तो देखिए जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पहले लिथियम पर रहता है, इसका थोड़ा छोटा होगा। इससे बड़ा सोडियम का होगा, सोडियम से बड़ा पोटेशियम का होगा, पोटेशियम से बड़ा किसका होगा बेटा? तो रुबिडियम का होगा। ठीक है, क्या होगा? कि रुबिडियम का होगा। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल में आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसका साइज क्या होता है? बढ़ता है। और इधर से मतलब कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें क्या होती है? साइज आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, चलें फिर आगे। निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? क्या निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? पहला नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। ये देखिए आपका जो होता है जब आप पीरियोडिक टेबल में इधर की तरफ जाते हैं तो इधर क्या होता है? बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तो विद्युत ऋणात्मकता। इधर जाने पे क्या होती है? घटती है। घटती है। देखिए ये आपका इनर्ट गैस है तो ये नियॉन तो होगा नहीं। ये आर्गन भी आपका क्या है? इनर्ट गैस है। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। देखिए इधर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि
ये देखिए फ्लोरीन पहले पड़ रहा है, ब्रोमीन आपका क्या है बाद में पड़ रहा है। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। देखिए जब वो दोनों ही तो खत्म हो गए हैं, अब बचे हैं केवल दो। तो जब यहाँ से इधर की तरफ नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किसका ज्यादा हो रहा है, फ्लोरीन का ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, तो फ्लोरीन होगा। क्या होगा बेटा, इसका सही आंसर तो फ्लोरीन होगा। ठीक है, आप सभी को जहां भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना डाउट को सॉल्व करिए। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट। आगे आपसे पूछा गया कि मुद्रा धातु है, क्या मुद्रा धातु है, Zn, Sn, Pb या फिर Cu। बताइए आप सभी, इसके लिए सही आंसर क्या होगा। जो सिक्का मुद्रा जो चलता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो आपका किस चीज का बना होता है, तो कॉपर का होता है। तो इसके लिए सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा। जो सिक्का बना होता है वो किसका होता है, सिक्का जो होता है वो कॉपर का बना होता है, या फिर इसको तांबा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो तांबा भी कहते हैं। इसका मतलब ये Zn आपका जिंक है, ठीक है, क्या है, जिंक है। और ये आपका लेड है, सीसा जिसको कहते हैं, ये आपका टिन है। और ये आपका क्या है, तो ये आपका कॉपर है या फिर तांबा है। ठीक है बेटा, चलें फिर आगे। चलिए इसमें देखिए आपका क्या है कि Fe2O3 प्लस, क्या Fe3O3 प्लस 2Al, फिर तीर लगा के Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए ये अभिक्रिया जो आपका फर्स्ट चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि अभिक्रिया के बारे में क्या बताया गया है, क्या बताया गया है आपको अभिक्रिया के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है यही चीज़ है कि Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए इसमें ये चीज़ें बताई जाती है, आप पहले चैप्टर में अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। उसमें ये बताई जाती है कि आपका एक संयोजन अभिक्रिया होती है, एक वियोजन अभिक्रिया होती है, एक विस्थापन अभिक्रिया होती है, एक आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है, ये चीज़ें बताई जाती है कि जब आपके एक से अधिक अभिकारक, क्या जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक उत्पाद देते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि दो लोग मिलके क्या करते हैं, एक चीज़ बनाते हैं। जैसे आलू और गोभी की सब्जी देखी जाए तो आलू और गोभी को मिलाते हैं तो उसका क्या नाम देते हैं आप लोग, सब्जी देते हैं। सेम उसी प्रकार से यही है कि केमिकल जब आप लेंगे, क्या लेंगे, जब केमिकल या अभिकारक जो आप लेते हैं दो से अधिक भी ले सकते हैं या फिर दो ले सकते हैं। ठीक है, तो रेयर केस में अगर आपके पास दो है तभी भी ठीक है, नहीं है तो तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब भी सभी को मिलाते हैं तो आपका केवल एक संरचना होती है ना, मतलब एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। उसके बाद वियोजन में क्या होता है कि आपका एक अभिकारक होगा, क्या होगा, एक अभिकारक होगा और वह कई भागों में टूट जाता है, वो आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। उसके बाद आगे वियोजन अभिक्रिया होती है। उसके बाद द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में आपका आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये चीज़ें भी नहीं है, देखिए वहाँ एक उत्पाद नहीं बना है, यहाँ एक से अधिक लिया गया है तो ये भी नहीं होंगे। द्विविस्थापन में आपका आयनों का आदान प्रदान होता है, ये चीज़ें भी नहीं है। तीसरा जो चौथा आपका दिया है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ही जो क्या होता है कि जो कम क्रियाशील धातु होते हैं ना तो वो अपने जगह पे रहते हैं, और जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम को हटाकर उसी का स्थान ले लेते हैं। क्या करते हैं, जो कम क्रियाशील धातु होते हैं तो अधिक क्रियाशील वाले धातु हटाकर कम को और उसी का स्थान ले लेते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे आप सभी कि Fe2 लिखा है,
O3+2Al, लेकिन बना है देखिए यहाँ से इसको हटा दिया गया है और यहाँ ये आके ऐड हुआ है ना। तो उसी प्रकार से ये चीज़ें बताई जाती है कि कम क्रियाशील धातु जो होता है उसको हटाकर अधिक क्रियाशील धातु वहीं पे विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा आपका, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले फिर आगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। क्या कहलाता है, यही चीजें पूछी जा रही है आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि कहलाता है। अपचयन या फिर उपचयन या फिर संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अपचयन के अंतर्गत क्या होता है कि आपका बल्कि हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या अपचयन के अंतर्गत आपका हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, और उपचयन के अंतर्गत आपका ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यही चीजें आपसे पूछी गई है क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या फिर वृद्धि, मतलब क्या ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, क्या कहलाती है आपकी, तो क्या कहलाती है, तो आपकी उपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, संक्षारण में लोहे का जंग लगना होता है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें दो चीजें आप जान गए, तीसरा भी जान लीजिए कि संक्षारण में क्या होता है। संक्षारण में बेटा ये होता है कि लोहे में जंग लगता है, लोहे का जंग लगना, लोहे का नहीं, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, चलें फिर आगे। क्या पूछा गया है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया के हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। बताइए, उसमें जब देखे थे आपका कि यहाँ जब ऑक्सीकरण हो रही थी, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन जब हो रहा था तो इसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा था, उसके बाद हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना। क्या हो रहे थे कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, और उसके बाद ये जो होता है अपचयन, जो अपचयन होती है इसमें आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, उसके बाद ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो यही पूछा गया है आपसे कि हाइड्रोजन का हटना मतलब क्या है बेटा, निकलना। क्या बताई जा रही है आपसे कि हाइड्रोजन का हटना मतलब कि निकलना। वो अभिक्रिया आपकी कौन सी कहलाती है, तो वो अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण या उपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके लिए सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। रेडॉक्स में देखिए क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, ठीक है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि क्या होता है आपका अपचयन अभिक्रिया, क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और क्या होती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन उसमें ये चीज़ें आपसे पूछी गई थी कि हाइड्रोजन का हटना आपका क्या होता है, हाइड्रोजन का हटना आपका जो होता है वो क्या होता है, तो आपका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चले फिर आगे। ऑक्सीकरण या फिर उपचयन भी कहते हैं, दोनों का नाम ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये चीज़ें पूछी गई है क्या, कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। क्या, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है 5, 7, 14 और 0। बताइए, मैंने आपको पीछे स्केल में बताया था। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसके लिए अगर नहीं पता है तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ जैसे स्केल बनाते हैं तो यहाँ जो होता है वो उदासीन होता है, और इधर वाला आपका क्षारीय, और इधर आपका क्या होगा, अम्लीय।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपका जब इधर जाएगा और इधर जाएगा तो होगा। और ये जब एग्जैक्ट एकदम साथ होता है, क्या एग्जैक्ट एकदम साथ होता है, तो वो आपका क्या होता है, आपका उदासीन होता है। तो उदासीन ही पूछा है, तो उदासीन के लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो साथ होगा। क्या होगा आपका, तो साथ होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा 5, 7, 8, 10। बताइए, ये जब आपका नीला लिटमस को लाल करता है, क्या करता है कि नीला लिटमस को लाल करता है, ये किसकी प्रकृति होती है, तो अम्लीय की प्रकृति होती है। किसकी प्रकृति होती है, तो अम्लीय की प्रकृति होती है। जो अम्लीय होगा वो क्या होगा आपका, तो क्या होगा बेटा, 7 से आपका क्या होगा, तो कम होगा। क्या होगा कि 7 से कम होगा। देखिए ये तो होगा नहीं, 7 उदासीन होगा, 8 आपका होगा नहीं, तो क्या बचा आपका, तो 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इसके लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, उसके बाद Na2CO डॉट H2O, फिर उसके बाद NaCO3 डॉट 10H2O, उसके बाद Na2CO4 10H2O। देखिए आपका धोने का सोडा का जो पूछा गया है फार्मूला, उसका होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। तो देखिए इसमें तो 10 है नहीं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट यहाँ दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जब -2 होता है तो यहाँ भी +2 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ कार्बोनेट नहीं दिया है तो ये नहीं होंगे। अब क्या बचा आपका ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। ठीक है, इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद पीतल है। क्या पीतल है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। क्या पूछा गया आपसे कि पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। आप सभी इसका आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसके लिए जो सही जवाब होगा वो मिश्र धातु। पीतल जो होता है वह आपका कैसा होता है, तो मिश्र धातु होता है। ठीक है, धातु में जानते ही होंगे क्या होता है, धातु जो आपका धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है ना, क्या होता है कि धनायन रखता है। और ये अधातु जो होगा वो ऋणायन होगा, या फिर पहचान बताया जाता है कि जिसके अंत में आपका अगर न हो और म हो, अगर न होता है तो आपका अधातु, अगर म होता है तो धातु। ठीक है, जैसे सोडियम लिया जाए, सोडियम, तो ये आपका धातु, धातु ये पहचान है, पहचान धातु का लास्ट में म, क्या अंत में म। ठीक है, क्या अंत में म। उसके बाद जैसे यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद अधातु, अधातु आपका क्या होगा, अंत में न, अंत में न। ठीक है, जैसे जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद उपधातु में, उपधातु में, उपधातु में आपका क्या होता है, तो उपधातु में धातु और अधातु दोनों होते हैं, धातु प्लस अधातु। ठीक है, तो ये पता चला आपको। तो जब ये प्रकृति आपको पता ही है दोनों का, तो ये तीसरा आप खुद ही निकाल लोगे। ठीक है, फिर चलें आगे। बताइए कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है। क्या कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है, ब्रोमीन, तांबा, पारा, एल्युमिनियम। बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर इसका क्या होगा। कौन सा अधातु, अभी मैंने बताया है अधातु के लास्ट में क्या होगा,
ना होगा, फट से पकड़िए और तुरंत ही जवाब दीजिए क्या होगा, तो ये आपका ब्रोमीन होगा। ठीक है, क्योंकि अधातु की बात पूछी गई है, अधातु की बात पूछी गई है, अधातु आपका ब्रोमीन झट से मिल रहा है, तो पट से आंसर दीजिए और आगे निकल लीजिए। निम्नलिखित में कौन अधातु है? ये आपका Au या फिर Ag या फिर P या फिर Ni। एक आपका सिल्वर है, एक आपका गोल्ड है। क्या है? एक आपका सिल्वर है, एक आपका गोल्ड है, एक आपका फास्फोरस है, एक आपका निकिल है। ठीक है, तो ये जैसे कि दिया गया है, ये आपका सिल्वर, ये निकिल, ये आपका सोना, हाँ सोना ही लिखते हैं, और ये आपका फास्फोरस। तो इसमें देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो फास्फोरस जो होता है आपका वो क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। क्या सरलतम हाइड्रोकार्बन है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। क्या होगा इसके लिए सही आंसर? इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो मीथेन होगा। क्या होगा? तो मीथेन होगा। देखिए सबसे पहला आपका अगर C1 लिखा होता है तो वो आपका क्या होता है? मेथ होता है। ठीक है, क्या होता है? मेथ होता है। उसके बाद C2 अगर लिखा होता है तो एथ होता है। लेकिन पहले पे तो यही आ रहे हैं ना, पहले पे जब यही आ रहे हैं तो इसलिए इसमें क्या है? मेथेन है। और हाइड्रोकार्बन आपके 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये आपका पार्ट जो बना है वो किसका है? तो एल्केन का है। ठीक है, इसमें जो भी दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? तो एल्केन का दिया हुआ है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो मीथेन होगा। फिर आगे देख लेते हैं, प्रश्न क्या दिया है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये 3 टाइप के हैं। एक आपका एल्केन, एक आपका एल्कीन, एक आपका एल्काइन। ठीक है, ये 3 आपके दिए हुए हैं। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एक होता है आपका CnH2n, एक होता है क्या? -2। तो ये देखिए दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया है। अब देखेंगे कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? किसका समान सूत्र है बेटा? देख पा रहे होंगे किसका है? तो एल्केन का है ना? किसका है वो आपका? तो एल्केन का दिया हुआ है। चलें फिर आगे। एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। क्या एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है? OH या फिर CHO या फिर COOH या फिर 7CO। देखिए आपका एथेनॉल का जो होता है क्रियात्मक समूह, ठीक है, वो क्या होता है? तो OH होता है। क्या होता है? तो OH होता है। एक आपका एल्डिहाइड है और एक आपका कार्बोक्जिलिक है। ठीक है, और एक आपका कार्बोनिल है। वो भले ऐसे नहीं बल्कि ये आपका कीटोनिक समूह दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? कीटोनिक। तो ऐसे करके बल्कि करिए, ये सही है, डबल बॉन्ड की बात है। ठीक है, तो वही बातें हैं कि ये जो होता है एल्कोहल का आपका क्रियात्मक समूह या क्रियाशील जो मूलक होता है वो क्या होता है आपका? तो ये आपका होता है OH। ठीक है, क्या होता है? OH। वो आपका जो माइनस का चिन्ह जैसा दिख रहा है वो आपका एक प्रकार का क्या है? बांड है। आगे, सल्फर परमाणु की वाह्यतम तथा संयोजित सेल में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की वाहतम तथा संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर आपका पता करेंगे पहले, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक आपका 16 होता है। इस प्रकार से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब देखिए यहाँ पे 10, 12, 12 और 4, 16, मतलब कि लास्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? तो 4 के अलावा देखिए यहाँ से ये फर्स्ट वाला जो है ये पूरा कंप्लीट है, ये सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ भी तीसरा है और यहाँ भी तीसरा है, तो 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितना? तो 4 और 2 कितना होगा? तो 6 होगा। मतलब कि सल्फर का जो वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? तो 6 है। कितनी है? तो 6 है। ठीक है, चले फिर आगे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है क्या? ओजोन जो होता है, ओजोन ना, ओजोन की बात पूछा जा रहा है क्या? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो आप देखते हैं ओजोन का जो फॉर्मूला लिखा होता है वो क्या होता है? O3 होता है। तो वही पूछा गया है आपसे कि उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं बेटा? कितने हैं? तो 3 है। कितने उपस्थित हैं? तो 3 है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलें फिर आगे। ये आपका क्या दिया है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? क्या अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लोथर मेयर द्वारा, मेंडलीफ द्वारा, डोबेराइनर द्वारा या फिर न्यूलैंड्स द्वारा? ये जो होता है ना आपका अष्टक नियम, वो आपका न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो न्यूलैंड जो है उनके नाम से ही पता चलता है कि अष्टक नियम कौन दिया है। तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स, अष्टक नियम नाम ही है उनका, और वहीं से पता चल जाता है आपको कि कौन दिया है। तो न्यूलैंड ने दिया है। अष्टक नियम कौन दिया है? तो न्यूलैंड ने दिया है। देखिए बेटा, यहाँ तक के प्रश्न आपके जो बने हुए थे, जो परीक्षा के लिए बेहद काफ़ी और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो ये कहना है मेरा कि आप लोग अगर कॉपी और पेन लेके बैठे ही होंगे तो आप सभी प्रश्न को देखे होंगे, नोट किए होंगे, समझे होंगे, और जहाँ नहीं समझ में आया होगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी, बताएंगे भी, पूछेंगे भी, अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न का सिलसिला समाप्त होता है और आपका जितना बहुविकल्पी बना हुआ था मैंने पूरा ही कोशिश किया है कि आप सभी का जितना ही है, जितना होगा उतना मैं बता दूं और आप सभी यहाँ से ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच। ऐसे ही क्लास में आइएगा और अपना तैयारी को अच्छा करिएगा। और क्या करना है आपको कि तैयारी अच्छा से करने से पहले आपको नॉलेज भी लेना है। देखिए, बहुविकल्पी में बहुत ही क्या होता है, बहुविकल्पी बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, तो उसको दूर करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही वीडियो बनाया हुआ है। हर एक चैप्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग वीडियो में मिलेगा। आपने अगर नहीं देखा है, कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहते हैं तो आप क्या करें, पीछे से प्लेलिस्ट में जितनी मेरी वीडियो बनी हुई है आप चाहें तो वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को देख के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। ठीक है।